छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट द्वितीय के इतिहास के पेपर प्रथम मध्यकालीन भारत के चैप्टर बलबन के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बलबन के राज्यारोहण, बलबन के प्रधानमंत्री के रूप में और बलबन के सुल्तान के रूप में किए गए कार्यों तथा बलबन की उपलब्धियों का, चरित्र का मूल्यांकन किया था। आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बलबन के उत्तराधिकारी उसके शासन को संभालने में असक्षम रहे और गुलाम वंश समाप्त हो गया और उसके स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना हो गई। बलबन ने 20 वर्ष प्रधानमंत्री और 20 वर्ष सुल्तान के रूप में कार्य किया। बलबन की मृत्यु 1287 में हुई। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने प्रमुख सरदारों कोतवाल फखरुद्दीन और वज़ीर ख्वाजा हसन बसरी को बुलाकर अपने शहीद बेटे मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निवेदन किया। उस समय तो सभी ने हाँ कर ली, किंतु सुल्तान की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके स्थान पर बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को गद्दी पर बैठा दिया और मुइजुद्दीन की उपाधि देकर दिल्ली का सुल्तान बना दिया तथा कैखुसरो को मुल्तान भेज दिया गया और 17-18 वर्षीय कैकुबाद को सुल्तान बनाने के बाद उसकी सत्ता की बागडोर दिल्ली के कोतवाल के दामाद निजामुद्दीन के हाथ में आ गई, क्योंकि कैकुबाद, जो कि बलबन के शासनकाल में अत्यंत नियंत्रण व अनुशासन में पला बढ़ा था, वह उसकी मृत्यु के बाद भोग विलासी हो गया, क्योंकि उसके ऊपर से सभी प्रकार के नियंत्रण व संयम हट गए थे और उसके कारण बलबन के द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, राजत्व का भय व गुप्तचरों का आतंक छिन्न भिन्न हो गया और सुल्तान के प्रति स्वामी भक्ति भी समाप्त हो गई। निजामुद्दीन ने धीरे धीरे कर सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और ना सिर्फ सत्ता उसने अपने हाथ में केंद्रित की, बल्कि उसने षड्यंत्र रच के कैखुसरो तथा अन्य उन सभी अमीरों व सरदारों का वध करने का निर्णय लिया जो कि बलबन के स्वामी भक्त थे। अतः उसने षड्यंत्र पूर्वक कैखुसरो को मुल्तान से दिल्ली बुलाया और मार्ग में ही उसका वध कर दिया। इस वध से पूरे साम्राज्य में आतंक फैल गया और उसके बाद निजामुद्दीन ने कैखुसरो को अपने मार्ग से हटाने के बाद वजीर ख्वाजा खतीर को दोषी ठहराकर उसे दंडित किया। इसके अतिरिक्त बलबन के शासनकाल के स्वामी भक्त व निपुण कर्मचारियों का भी वध करते हुए उसने मुल्तान के अमीर मलिक शहीक, बरन के अमीर मलिक तुजुकी को दिल्ली के दरबार में बुलाया और उनको भी मरवा दिया। इस प्रकार निजामुद्दीन ने धीरे धीरे करके सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके कारण निजामुद्दीन के प्रति अन्य अमीरों और सरदारों के मध्य बहुत असंतोष व्याप्त हो गया। कैकुबाद निजामुद्दीन के हाथों की कुटपुतली बन गया। निजामुद्दीन की सत्ता इतनी अधिक बढ़ गई कि अंतःपुर पर भी उसका प्रभाव स्थापित हो गया। उसकी पत्नी सुल्तान की माता कहलाने लगी और शाही अंतःपुर की संचालिका बन गई। निजामुद्दीन के बढ़ते हुए प्रभाव व उसके षड्यंत्रों की राजनीति के कारण उसके भी विरोधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और धीरे धीरे उसके विरोधी एक संगठन के रूप में संगठित होते चले गए और उस विरोधी दल का नेतृत्व जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया और धीरे धीरे गुलाम वंश की राजनीति में दो खेमे बन गए।
एक तुर्क सरदारों का खेमा और एक खिलजियों का खेमा। खिलजी तुर्कों से द्वेष रखते थे क्योंकि अभी तक राज्य में तुर्कों का प्रभाव था। सत्ता में महत्वपूर्ण पदों पर तुर्क ही आसीन होते थे। अतः तुर्कों के प्रति खिलजियों के मन में जो द्वेष था, उसके कारण धीरे धीरे खिलजियों का जो दल था वह शक्तिशाली होने लगा। इसी बीच कैकुबाद के पिता बुगरा खां ने अपने पुत्र की भोग विलासिता और शासन के ऊपर ढीली पकड़ को देखते हुए उसे सावधान व सजग करने का निर्णय लिया और बुगरा खां बंगाल से अपने पुत्र कैकुबाद से मिलने के लिए रवाना हो गया। नसीरुद्दीन ने पिता और पुत्र को न मिलने के अनेक प्रयास किए, किंतु वह उनमें सफल नहीं हो पाया और अंततोगत्वा कैकुबाद और बुगरा खां के बीच में अयोध्या में मुलाकात हुई। अयोध्या की इस मुलाकात में बुगरा खां ने कैकुबाद को निज़ामुद्दीन के बढ़ते हुए प्रभाव, उसके षड्यंत्रों के प्रति सचेत किया, सावधान किया और कैकुबाद को कहा कि वह शासन पर अपना नियंत्रण पुनः स्थापित करे तथा निज़ामुद्दीन के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब निज़ामुद्दीन अपनी शक्ति और अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए एक दिन कैकुबाद को ही गद्दी से हटा देगा। कैकुबाद ने इस मुलाकात के बाद बुगरा खां के इस सुझाव पर ध्यान देते हुए निज़ामुद्दीन को दिल्ली से हटाकर मुल्तान जाने का आदेश दे दिया। मुल्तान के इस आदेश को देखकर निज़ामुद्दीन यह समझ गया कि उसको किस लिए स्थानांतरण किया जा रहा है, अतः वह अपनी रवानगी को लेकर विलंब करने लगा। कैकुबाद यदि चाहता तो वह अपनी बुरी आदतों पर नियंत्रण कर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था, किंतु वह पुनः अपनी बुरी आदतों का शिकार हो गया, जिसके कारण दरबार पर से उसका नियंत्रण कमज़ोर पड़ने लगा। इसी बीच निज़ामुद्दीन के विरोधी निज़ामुद्दीन से मुक्ति पाना चाहते थे और वे इस बात को पहचान गए थे कि सुल्तान निज़ामुद्दीन से नाराज़ है। अतः उन्होंने इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान से यह अनुमति प्राप्त कर ली और उन्होंने निज़ामुद्दीन की शराब में जहर मिलाकर उसका वध कर दिया। इसके बाद भी सुल्तान ने सत्ता पर नियंत्रण नहीं किया, जिसका परिणाम यह निकला कि कैकुबाद का सत्ता पर नियंत्रण नहीं रहा। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उसे लकवा हो गया, जिसके कारण प्रशासनिक तंत्र अव्यवस्थित हो गया और अब अमीरों ने पुनः षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया और अब की बार उन्होंने कैकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स को अंतःपुर में से बुलाकर गद्दी पर बिठा दिया और यह निश्चय हुआ कि राजकाज चलाने के लिए किसी को नायब बनाया जाए, जिससे गद्दी बलबन के कुटुंब में ही बनी रहे, तुर्कों के हाथ से किसी दूसरे हाथ में नहीं चली जाए। इस उद्देश्य से सुल्तान के बालक पुत्र को सुल्तान शमशुद्दीन की उपाधि देकर राज सिंहासन पर बिठाया गया और पुराने बलबनी अधिकारी उसके समर्थन में आ गए। इन अधिकारियों को ऊंचे पद, उपाधियां व जागीरें प्राप्त हुईं, किंतु अब तक की इस व्यवस्था का लाभ जलालुद्दीन ने उठाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। उसकी शक्ति बढ़ने के कारण जलालुद्दीन से तुर्क सरदार ईर्ष्या करने लगे। जलालुद्दीन जन्मजात सैनिक था तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों के लिए कई बार लड़ चुका था। एक अनुभवपूर्ण व्यक्ति
और गलत कार्य करने में असमर्थ था। उससे तुर्क सरदार ईर्ष्या रखते थे और पक्षाघात से पीड़ित सुल्तान कैकूबाद कीलूगढ़ में रहता था, जहां चिकित्सक उसका इलाज कर रहा था। उसकी दशा निरंतर बढ़ती जा रही थी और उसका शिशु पुत्र क्यूमर्स, जो कि शमशुद्दीन के नाम से सुल्तान जिसको बनाया जा रहा था, उसके नाम पर दरबारियों में फूट बढ़ गई थी और दरबार में षड्यंत्रों का दौर तेजी से बढ़ने लगा। जलालुद्दीन को शमशुद्दीन का नायब नियुक्त किया गया तथा योग्य अफसरों को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। हालांकि राजत्व बलबन के परिवार में ही केंद्रित रहा, किंतु धीरे धीरे जलालुद्दीन की शक्ति बढ़ती चली गई, जिसके कारण दिल्ली दरबार में दो खेमे हो गए, एक तुर्क खेमा और दूसरा खिलजी खेमा। तुर्क खेमा जलालुद्दीन खिलजी को किसी भी हालत में उसका वध करना चाहता था। वे तुर्कों के अलावा किसी और को सत्ता पर आसीन नहीं होने देना चाहते थे। इस स्थिति में एतमार कच्छन और एतमार सुरखा ने मिलकर के गैर तुर्क सरदारों को पदों से हटाने और उनका कत्ल करने की योजना बनाई और जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली बुलाया। जलालुद्दीन खिलजी को इस षड्यंत्र की सूचना पहले ही मिल गई थी, अतः वह दिल्ली को छोड़कर कीलूगढ़ी के पश्चिम में 6-7 मील दूर यमुना नदी के तट पर स्थित बहारपुर में चला गया और बरन की अपनी जागीर से उसने अपने लिए सेना, मित्र, संबंधियों और स्वामी भक्त लोगों को अपने पास बुला लिया। जलालुद्दीन के पलायन से तुर्क सरदार आतंकित हो गए और उन्होंने जलालुद्दीन को समाप्त करने का निर्णय लिया, किंतु जलालुद्दीन के पुत्रों, जलालुद्दीन के भतीजों ने मिलकर के तुर्क सरदारों का पतन कर दिया और कैकूबाद और क्यूमर्स का वध कर दिया तथा 13 जून 1290 को जलालुद्दीन ने कैकूबाद और क्यूमर्स को मारकर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और इस तरीके से इस घटना को मध्यकालीन भारत में खलजी क्रांति भी कहा जाता है। और कैकूबाद की भोग विलासिता के कारण बलबन के द्वारा स्थापित किया गया शक्तिशाली साम्राज्य शीघ्र ही गुलाम वंश के हाथ से निकल गया और सल्तनत पर खलजी शासन की स्थापना हो गई।